नमस्कार साथियों, हम भारत के भूगोल की श्रृंखला शुरू कर चुके थे और हमने पहली क्लास के अंदर अक्षांश देशांतर रेखाओं को जाना, भूगोल क्या होता है उसको जाना, साथ ही में भारत के जो विविध कालों में जो नाम रहे हुए थे, यानी कि पहले जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, इन सबको समझा और हम अक्षांश देशांतर रेखाओं को समझ चुके थे और देशांतर रेखाओं के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो आज की क्लास हम देशांतर रेखाओं से ही शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हम देशांतर रेखाओं को समझ रहे थे, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले हम एक ग्लोब का निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि ग्लोब के निर्माण के बाद ही हम देशांतर रेखाओं को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये हमारा ग्लोब है जो कि उत्तर और दक्षिण से चिपटा हुआ है और पूर्व और पश्चिम से फैला हुआ है। तो इससे एक बीच से एक रेखा गुजरेगी जिसे हम देशांतर रेखा कहेंगे। यहाँ से एक रेखा गुजरेगी, अभी इसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ। यहाँ से एक रेखा गुजरेगी जो होगी 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देशांतर। इस रेखा को ही ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा। और इसे ही प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है, प्रधान यामोत्तर रेखा। ये रेखा कहाँ से गुजरती है? ये यूरोप महाद्वीप में इंग्लैंड देश है, वहाँ के लंदन शहर के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, जो कि एक वेधशाला है। खगोलीय वेधशाला वो होती है जिसके अंदर हम दूसरे ग्रह, उपग्रहों का आदि का अध्ययन करते हैं। तो वहाँ से यह रेखा गुजारी गई है। तो ये रेखा कब गुजारी गई है, कब इसका समय निर्धारित किया गया था? दोस्तों, एक सम्मेलन होता है 1884 के अंदर, एक सम्मेलन होता है 1884 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिका की राजधानी भी है वाशिंगटन डीसी, उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। कौन सा सम्मेलन होता है? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह डिसाइड किया गया था कि इंग्लैंड के जो ग्रीनविच वेधशाला है वहां से यह रेखा मानी जाएगी। अब जो ये रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके मेरा हाथ अगर यहाँ से मैं बायां मानता हूँ तो बाईं ओर होगी कौन सी दिशा? बाईं ओर होगी पूर्वी दिशा और दाईं ओर होगी पश्चिमी दिशा। इस तरफ कौन सी दिशा होगी? पूर्वी दिशा। और जितनी भी यहाँ से देशांतर रेखाएं गुजरेगी वो सारी की सारी पूर्वी देशांतर होगी, और इसके इस तरफ जितनी भी देशांतर रेखाएं होगी वो सारी की सारी पश्चिमी देशांतर रेखाएं होगी। यह भी आप नोट कर लीजिए, पश्चिमी। अब हम देशांतर रेखाओं को समझते हैं कि देशांतर रेखा आखिर क्या होती है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये गुजारी गई है सीधी रेखा। तो देशांतर रेखा क्या होती है? इसके सापेक्ष जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाने का काम करती है, इन रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। जो ये मैं रेखाओं का निर्माण कर रहा हूँ, इन सभी रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं, जो कि ध्रुवों में एक बिंदु के रूप में मिल जाती है और जबकि पृथ्वी के बीच से यह फैली हुई होती है। ठीक है, तो ये देशांतर रेखाएं हैं। अब पहला ही क्वेश्चन आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है, पहला ही क्वेश्चन वो कौन सा पूछा जाता है कि टोटल देशांतर रेखाएं कितनी है, यानी कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी है, कुल संख्या। तो इनकी कुल संख्या कितनी है, ये पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो है 360 टोटल देशांतर रेखाएं हैं, यानी कि पूर्व की ओर हो गई 180 और पश्चिम की ओर हो जाएगी 180। टोटल संख्या कितनी है? 360 है। उसके बाद दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली कौन सी पूर्वी देशांतर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो जिससे कि भारत का समय निर्धारण किया गया है। तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? 82.5 डिग्री।
अभी इसके ऊपर हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। भारत के मध्य से साढ़ा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, साढ़ा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। अब और कौन कौन से क्वेश्चन है, इनका महत्व क्या है? सबसे पहले अब यह समझिए कि इन देशांतर रेखाओं का आखिरकार महत्व क्या है। इनका महत्व है कि यह समय गणना करने के काम आती है। यह समय गणना करने के काम आती है। जो अक्षांश रेखाएं थी वो दूरियां ज्ञात करने के काम आती है, लेकिन ये समय गणना करने के काम आती है। 1 डिग्री देशांतर का कितना समय होता है? मतलब 1 डिग्री देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट। 4 मिनट किस प्रकार से हो जाएगा? देखो, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में लगभग 24 घंटे का समय मिलता है, 24 घंटे का समय लगता है। उसी प्रकार से जब हम 360 में अगर 24 का भाग दे देंगे तो टोटल हमें संख्या प्राप्त होगी। कितनी संख्या प्राप्त होगी? 30। एक बार हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि टोटल कितना समय हमें प्राप्त होता है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर हम 360 में 24 का भाग दे देंगे तो 12 का 2 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा, तो टोटल हमें प्राप्त होगा 15। यानी कि जो 15 डिग्री है वो कितने के बराबर हो जाएगी? 1 घंटे के बराबर। 15 डिग्री देशांतर का मतलब होता है 1 घंटा। ठीक है, तो ये तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद आ गया है। उसके बाद क्या होता है, अगर हम इसी प्रकार से 1 मिनट का निकालेंगे, इसी प्रकार से हम 1 डिग्री का निकालेंगे तो टोटल 4 मिनट आएगी। यानी कि अगर हम 60 मिनट में 15 डिग्री का भाग दे देंगे तो वो 1 डिग्री का मान हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि कितना होगा? 4 मिनट। ठीक है, तो ये समय गणना के करने के काम आती है। इनका कार्य क्या है? समय गणना करना। कार्य समय गणना। अभी मैंने आपको 1 डिग्री का मान बताया। उसी प्रकार से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से जो भारत है वो कितना आगे है? भारत की कहाँ पे है? भारत है, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली जो रेखा है वो साढ़ा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो हम 0 डिग्री देशांतर रेखा की इस तरफ जैसे आगे आगे बढ़ते हैं तो समय में बढ़ोतरी होती है। समय में बढ़ोतरी होती है, जो मैं यहाँ पे प्लस के चिन्ह से बना रहा हूँ। और जैसे हम पश्चिमी दिशा की ओर चलते हैं तो समय में कमी आती है। यानी कि जैसे जैसे हम इस तरफ चलेंगे तो समय में बढ़ोतरी होगी। किस प्रकार से? जैसे भारत के मध्य से साढ़ा 82 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, तो जो कि 0 डिग्री देशांतर से साढ़ा 5 घंटे आगे है, जो कि हम अगर इसका कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1 डिग्री का मान 4 मिनट होता है, तो हम साढ़ा 82 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एग्जैक्ट डाटा साढ़ा 5 घंटे प्राप्त हो जाएगा। तो ग्रीनविच रेखा से भारत का समय साढ़ा 5 घंटे आगे है। उसी प्रकार से इस तरफ क्या होगा? समय में कमी होगी, यानी कि समय में कमी होगी। ठीक है, इतना हम समझ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो देशांतर रेखाओं को हमने समझा कि देशांतर रेखाएं क्या होती है, समय गणना करने के काम आती है। और उनमें एक बात और रह गई थी, जो कि थी 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो तिथि निर्धारित करने के काम आती है। यानी कि उससे तिथि का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, 180 डिग्री मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 180 डिग्री देशांतर रेखा से तिथि की गणना की जाती है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है, वो प्रशांत महासागर के मध्य से होकर गुजरती है। इसका मुख्य कारण ये भी रखा गया है कि प्रशांत महासागर में कोई देश नहीं है, तो वहाँ से गुजारना इसको उचित रहेगा। तो ये एक बड़ा कारण है इसका।
अब उसके बाद हम भारत की स्थिति को हम पढ़ लेते हैं कि भारत की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति क्या है। तो भारत की जब हम अक्षांश और देशांतरीय स्थिति को अध्ययन करते हैं तो दो प्रकार से इसको अध्ययन किया जा सकता है भारत की स्थिति। एक तो भारत की स्थिति हम देखेंगे ग्लोब में, और दूसरा देखेंगे हम भारत की स्थिति एशिया महाद्वीप में। ठीक है, तो ग्लोब में हमने देखा, ये ग्लोब हो गया, ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि भूमध्य रेखा है, और ये हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा जो कि ग्रीनविच रेखा है। तो भारत कहाँ पे है? भारत हमारा देश कर्क रेखा, अगर इसे हम कर्क रेखा मान ले जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो उसी प्रकार से अगर हम इसका मैप का निर्माण करें तो कुछ इस प्रकार से हम भारत का मैप का बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम समझ सकते हैं कि भारत की ग्लोब में स्थिति क्या है। भारत की ग्लोब में स्थिति हो गई उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भारत की ग्लोब में क्या स्थिति है? उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी। उसी प्रकार से हम एशिया महाद्वीप के अंदर देखें तो भारत की स्थिति क्या हो जाएगी? भारत की स्थिति हो जाएगी दक्षिणी। ठीक है, तो ये याद रखना कि ग्लोब में तो है उत्तरी पूर्वी और एशिया महाद्वीप में है दक्षिणी। आपको सिर्फ दक्षिणी याद रखना है, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी ऐसे याद नहीं करना है। एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति है दक्षिणी। ठीक है, तो ये दो प्रकार की स्थितियों को हम अध्ययन करते हैं। अब भारत की जो एक्चुअल में अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है उसको हम अध्ययन करते हैं। तो हम अब हमारे टॉपिक की तरफ चलते हैं कि भारत की एक्चुअल में स्थिति क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम क्षेत्र है जो कि तमिलनाडु में है, और ये कौन सा क्षेत्र है? ये कन्याकुमारी। इसे ही हम कुमारी अंतरीप भी कहते हैं। ठीक है, कन्याकुमारी या कुमारी अंतरीप भी से कहते हैं। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में। ये कौन से अक्षांश पे है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप, या फिर इसे केप कमोरिन भी कहते हैं। केप कमोरिन जैसे कहते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम क्षेत्र। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है ये? ये पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद भारत की जो उत्तरीतम बिंदु है जिसे हम इंदिरा कोल के नाम से जानते हैं, इंदिरा कोल, जो कि भारत के जम्मू एंड कश्मीर राज्य के जम्मू एंड कश्मीर राज्य में पड़ता है। तो इसकी स्थिति क्या होगी? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश।
जब हमने पहली कक्षा में अध्ययन किया था तो हमें भारत की स्थिति हमेशा उत्तरी अक्षांश में ही होगी, ठीक है। उसके बाद हम मुख्य भूमि के पश्चिमी छोर पे चले तो ये क्या होगी 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी पूर्वी देशांतर होगा, जो कि पश्चिमी छोर है। पूर्वी देशांतर, भारत की जो देशांतरी स्थिति होगी वो हमेशा पूर्वी होगी। यहाँ पर गुजरात का गुहार मोती और एक सरोवर भी है, नारायण सरोवर। उसके अलावा यहाँ पे सर्करिक रेखा भी है जो कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित एक जगह। तो कौन कौन सा है, तो गुहार मोती, नारायण सरोवर भी से कहते हैं, नारायण सरोवर, ठीक है। या फिर इसे सर्करिक विवाद के नाम से जाना जाता है, तो सर्करिक भी से कहते हैं, सर्करिक रेखा, ठीक है, जो कि सर्करिक गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मध्य एक विवादित स्थान है। तो ये कौन सा हो गया, भारत का पश्चिमी छोर। अब भारत का जो पूर्वी छोर है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जो कि कहाँ पे है, जो कि कितना है 97 डिग्री 2-5 यानी कि 25 मिनट कीबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये तो हो गई भारत की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति। उसके बाद हम द्वीपीय स्थिति को भी अध्ययन कर लेते हैं। देखो, भारत के द्वीपीय दो मुख्यतः द्वीप है, द्वीप समूह देश। एक तो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देश, ठीक है। उसके अलावा है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो दक्षिणतम छोर है वो भी एग्जाम में कई बार हमसे पूछा जा चुका है, जो कि है 6 डिग्री 4-5 मिनट यानी कि 45 मिनट। ये ग्रेट निकोबार के अंदर स्थित है, ग्रेट निकोबार, जिसे हम इस क्षेत्र को हम इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे है ये, ग्रेट निकोबार में। जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। 2004 में यहाँ पे सुनामी आ गई थी, जिस कारण से यह क्षेत्र जलमग्न हो गया था, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं। राजीव गांधी जब यहाँ पे घूमने के लिए आए थे तो इस क्षेत्र का नाम इन्होंने इंदिरा पॉइंट कर दिया था। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो इतना हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं से जुड़ी जो बातें भारत पे लागू होती है वो हमने अध्ययन कर ली है। अब ये भी पूछा जाता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है, पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है, ये भी पूछा जाता है। और इनका अंतर भी हमें पूछ लिया जाता है। लेकिन क्वेश्चन अब आधुनिक होते जा रहे हैं, तो क्वेश्चन अब ज़्यादातर कौन से पूछे जाएंगे कि भारत की जो अक्षांशीय स्थिति है वो कितनी है। भारत की अक्षांशीय स्थिति कितनी है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ।
भारत की अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति जो कि है 29 डिग्री 20 मिनट के नाम से भी 20 मिनट भी आप इसे याद रख सकते हैं, या फिर 29 डिग्री, इसे लगभग हम 30 कह सकते हैं, लगभग 30। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो लगभग कितना है 30, और एक्चुअल में 29 डिग्री 2, ऐसे भी इसे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भारत की अक्षांशीय स्थिति है। अगर आपने अक्षांशीय स्थिति, जो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने अक्षांशों के बारे में आपको जितना अच्छे से बताया था, तो भारत की अगर हम 29 डिग्री 2 को 111 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम सरल कर लेते हैं, मैं सीधा आपके लिए लिख देता हूँ। ये कितनी है भारत की स्थिति? 3,214 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद भारत की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है? 2,933 किलोमीटर, जो कि गुजरात के गुहार मोती से अरुणाचल प्रदेश की किबुत तक है। तो ये तो हो गई। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर से पूर्व और दक्षिण से उत्तर, ऐसे भी पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दोनों के बीच के मध्य का अंतर कितना है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वो है, सीधा सा आंसर आ गया 281। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत ये 6 डिग्री 45 मिनट है, इसके जस्ट हम जैसे नीचे चलेंगे तो एक हमें 0 डिग्री अक्षांश रेखा प्राप्त होगी जो कि भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा से भारत कितना ऊपर है? तो 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से भारत उत्तर की ओर है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने भारत की स्थिति और विस्तार को, यानी कि भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को अच्छे से समझा। ठीक है, अब भारत के मध्य से अक्षांश रेखा, एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा जो कि है कौन सी? कर्क रेखा गुजरती है। जो कि कितनी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो पूछ लिया जाएगा कि क्रम बताइए, पश्चिम से पूर्व की ओर जो क्रम है वो बता दीजिए, या फिर राजधानी को लेकर पूछा जाता है कि कौन सी किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के निकटतम है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम राज्य देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले तो गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश एमपी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिमी बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम,
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, 8 राज्यों से। आठ राज्यों से होकर। अब एक क्वेश्चन जो कि एसएससी एग्जाम्स का तो फेवरेट हो चुका है कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के निकटतम है। तो इसके 2 आंसर हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो सभी प्रदेशों की जो राजधानियां हैं, जैसे कि गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, पश्चिमी बंगाल की कलकत्ता, त्रिपुरा की अगरतला और मिजोरम की आइजोल। तो ये राजधानियां भी आपको याद रहनी चाहिए। तो सबसे निकटतम राजधानी कौन सी है? झारखंड की रांची। ठीक है। और सबसे दूरतम राजधानी कौन सी है? वो है जयपुर, राजस्थान की जयपुर। अगर रांची ऑप्शन में ना हो तो उसके अलावा एक और आपसे ऑप्शन दे सकता है, एक और पूछ लिया जाएगा। जो मिजोरम की आइजोल राजधानी है वो भी निकटतम राजधानी है, आइजोल। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब 2-3 तथ्य और है, जैसे कि जयपुर, राजस्थान की जयपुर, त्रिपुरा की अगरतला और मिजोरम की आइजोल, ये तीनों राजधानियां कर्क रेखा के उत्तर स्थित है, उत्तर की ओर स्थित है। बाकी सभी जो राज्यों की राजधानियां हैं वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो ये कर्क रेखा से संबंधित जितने भी बातें थी हमने यहाँ पे अच्छे से चर्चा कर ली कर्क रेखा के बारे में। ठीक है। अब हम भारत की समय रेखा, मानक समय रेखा को अब अध्ययन करेंगे। ISTB से कहते हैं, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब भारत की मानक समय रेखा कितनी है? मानक समय रेखा -82.5 पूर्वी देशांतर। ठीक है। तो ये तो याद रखना है आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो कि ऐसे भारत के यहाँ से होकर गुजरती है। अब 82.5 पूर्वी देशांतर को ही भारत का मानक समय क्यों माना गया है? इसके पीछे के कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि अगर मानक समय रेखा 82.5 ना मानकर अगर हम पूर्वी राज्य की ओर समय रेखा मानते तो उसका प्रभाव हमें भारत के राजस्थान जैसे राज्यों में देखने को मिलता, क्योंकि यहाँ अगर सूर्य उदय सबसे पहले होता है तो यहाँ पर 2 घंटे बाद सूर्य उदय होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ का जो समय का अंतर है वो लगभग 2 घंटे का हो जाता है। तो एक तो यह मुख्य कारण था, और दूसरा कारण यह भी है कि समय रेखा, हर देश अपनी एक निश्चित समय रेखा निर्धारित करता है। वो समय रेखा 7.5 डिग्री देशांतर से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, 7.5 डिग्री से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, जिससे यह भी
निर्धारित किया जा सकता है या फिर अनुमान लगाया जा सकता है कि 7.5 डिग्री को हम आधा घंटा कह सकते हैं। यानी कि देखिए एक तथ्य समझिए कि आधा घंटे यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, उससे किसी भी देश का समय या तो निश्चित समय होगा यानी कि 5 घंटे आगे होगा, या फिर 5.5 घंटे आगे होगा, या फिर 6 घंटे आगे होगा, या तो 5.5 मतलब आप समझ रहे होंगे, या तो आधे घंटे का अंतर होगा, ठीक है, या फिर वो 1 घंटे वाला अंतर होगा। ऐसा नहीं होगा कि 5 घंटे 45 मिनट आगे है, 6 घंटे 45 मिनट आगे है, या फिर 6 घंटे 2 मिनट आगे है, ऐसे नहीं होगा। वो 5.5 पे ही होगा कि एक घंटा आगे है, 1.5 घंटा आगे है, 2 घंटा आगे है, उसके बाद 2.5 घंटा आगे है। इस प्रकार से जो भूमध्य रेखा है उससे हर देश का समय इस प्रकार से आगे है, ना कि मिनटों को लेकर, ठीक है। तो ऐसा भी माना गया है, ठीक है, कि जो रेखा गुजारनी चाहिए वो 7.5 डिग्री का उसमें भाग जाना चाहिए, भाग विभाजित होनी चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए? अंतर तो 30 मिनट। वो तो 7.5 डिग्री को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 मिनट के बराबर तो वैसे ही हो जाएगा। तो 30 मिनट 30 मिनट होना चाहिए, ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, ये माना गया है। और एक और है कि सूर्य उदय यहाँ पे होता है तो उसके 18 डिग्री तक प्रकाश हमें देखने को मिलता है ना, 18 डिग्री तक। अब 6 डिग्री पे कौन सा होता है? सिविल ट्विलाइट। फिर उसके बाद में होता है 12 डिग्री पर नॉटिकल ट्विलाइट। उसके बाद में 18 डिग्री पे होगा एस्ट्रोनॉमिकल ट्विलाइट। तो ये थोड़ी गहरी बातें हो जाएंगी, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ चुके होंगे। तो अब क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि कौन कौन से राज्य से होकर जो भारत की समय रेखा है वो होकर गुजरती है। तो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में उड़ीसा, और उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब भारत की जो मानक समय रेखा है वो और कर्क रेखा कहाँ पे मिलती है? वो मिलती है छत्तीसगढ़ राज्य में। कहाँ पे मिलेगी? छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। तो ये तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और एक और है कि जो ये समय रेखा है वह कहाँ से होकर गुजरती है? वह गुजरती है इलाहाबाद के नैनीताल या फिर मिर्ज़ापुर से होकर ये समय रेखा गुजरती है। ठीक है, इलाहाबाद के नैनीताल या फिर मिर्ज़ापुर से होकर यह समय रेखा गुजरती है। तो यह भी आपको याद रखना है। कर्क रेखा से संबंध में एक जो बात थी, वो कर्क रेखा है वो सबसे कम राजस्थान राज्य में और सबसे अधिक मध्य प्रदेश राज्य में, सबसे अधिक मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। सबसे कम राजस्थान से और सबसे अधिक मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। राजस्थान में लगभग 26 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में कुछ, मध्य प्रदेश की तो लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इतना तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम जब राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं तब वहाँ पे बताया जाता है कि राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर, तो बांसवाड़ा के तो लगभग मध्य से और डूंगरपुर के दक्षिण से होकर कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान में कुल इसकी लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर।
तो ये तथ्य रह गया था, वो भी आप अभी नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम अब समझ चुके हैं कि जो पूर्वी देशांतर है वो क्यों मानी गई है। ये भी हम समझ चुके हैं कि मध्य से होकर गुजारना था, एक मध्य से होकर गुजारना था, ठीक है। तो ये मध्य और 7.5 से इसका डिवाइडेशन भी होना चाहिए, वो भी एक नियम है, तो उस हिसाब से इसको गुजारना था, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम अब समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम भारत की स्थिति एवं विस्तार को समझते हैं कि भारत की स्थिति कितनी है। भारत की स्थिति एवं विस्तार, हमारा अब हेडिंग लगा लीजिए, भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो भारत की जो स्थिति है, एक तो होगी स्थलीय, देखो यहां पर तो समुद्र स्थित है, जिसे हम अरब सागर कह सकते हैं। अरब सागर, और यहां पर भी समुद्र है, जिसे हम बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं, बंगाल की खाड़ी। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दोनों के दोनों हिंद महासागर के भाग हैं, ठीक है। तो भारत की जो सीमा है वो दो प्रकार से हो गई। एक तो हो गई स्थलीय सीमा, ये जो मैं बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, वो तो हो गई भारत की स्थलीय सीमा। और एक हो जाएगी जलीय सीमा, एक हो जाएगी जलीय सीमा। जो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो हो गई भारत की जलीय सीमा। उसके बाद द्वीपीय सीमा को भी काउंट किया जाता है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है, एक तो ये। उसके बाद भारत की जो जलीय सीमा है वो कितनी है? भारत की जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जलीय सीमा, या फिर इसे तटीय सीमा भी कह सकते हैं, तटीय सीमा भी से कह सकते हैं, तटीय सीमा। जलीय सीमा में तो द्वीप भी शामिल हो जाएंगे। तो तटीय सीमा, एक 6100 किलोमीटर है। भारत की जो द्वीपीय सीमा है उसे भी अलग से लिख लेते हैं। ये भारत की द्वीपीय सीमा है, जो कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप दोनों को मिलाकर है 16। इसे याद करने के लिए मैं ऐसा लिखता हूँ 16-14.6 किलोमीटर, 16-14.6 किलोमीटर, ऐसे भारत की यह द्वीपीय सीमा है, ठीक है, यहाँ तक। अब इन सभी को कम वो कर लेंगे तो भारत की एक्चुअल में जो स्थिति है वो कितनी है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, ठीक है। और वर्ग मील में भी कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है, वर्ग मील।
वर्ग मील में कितना है? 12,69,219। ये भी आप याद रखें। आकृति कैसी है? समचतुष्कोणीय। भारत की आकृति कैसी है? समचतुष्कोणीय। ठीक है। अब भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों से मिलती है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? अब अभी उसको हम अध्ययन करेंगे। भारत की स्थलीय सीमा तो सबसे पहले ट्रिक आप लिख लीजिए। सबको याद होता है, सब इसे पढ़ते हैं बचपन में, बीए किया। ठीक है, ये इसकी ट्रिक होती है। ये ट्रिक एक्चुअल में काम आती है क्योंकि इससे हम क्रम भी याद कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सीमा भारत से कौन लगाता है? बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश, बांग्लादेश तो आगे भूटान, और भूटान के बाद में इतना तो आप लिख लीजिए, भूटान तक लिख लीजिए, बांग्लादेश, उसके बाद चीन। क्रम भी यही है। पाकिस्तान भारत से तीसरा ऐसा बड़ा देश है जो भारत से सबसे लंबी सीमा बनाता है। उसके बाद है चौथा, कौन सा है? नेपाल। उसके बाद है म्यांमार। उसके बाद भूटान। कितने देश हो गए? भी है। और ऐसे हम देख सकते हैं अफगानिस्तान, ठीक है। तो बांग्लादेश से कितनी सीमा लगाता है वो मैं लिख देता हूं आपके लिए। उसके बाद है चीन से लगाता है। चीन से कितनी लगाता है वो आप लिख लीजिए। उसके बाद पाकिस्तान से कितनी लगाता है? उसके बाद सबसे भूटान के लिख लीजिए आप 106 किलोमीटर, और बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की और भूटान की है 699 किलोमीटर, 699 और 106। अब दो की रह गई, एक तो रह गई है नेपाल की, एक रह गई है कि कितनी है? नेपाल की है म्यांमार के। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।